अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है। पाकिस्तान बामुकाबला भारत T20 वर्ल्ड कप का ये अहम मैच इस वक्त श्रीलंका में प्रेमादासा स्टेडियम में इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि खचाखच ये स्टेडियम भरा हुआ है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है और भारत ने पहले बैटिंग करते हुए अब इस वक्त एक विकेट के नुकसान पर 82 रन बना लिए हैं। मैच का नतीजा क्या होगा, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है, लोगों में जोशो खरोश कैसा है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान कितना हदफ जो है उसको डिफेंड कर सकेगा और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की बैटिंग क्या होगी, पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए क्या हिकमत अमली होगी, ये तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं शुएब जट साहब। शुएब साहब आपको वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हमें हमारी कलीग जन्नत जमशेद जो कि इस वक्त लाहौर में एक स्क्रीन के जहां पर स्क्रीन दिखाई जा रही है, लोगों को दिखाया जा रहा है, लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं और मैच का लुत्फ भी ले रहे हैं। लोगों का जज्बा कैसा है वो भी जन्नत से हम जानेंगे। सबसे पहले हम शुएब आपकी जाने बातें हैं, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि अभी पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, आपके ख्याल में ये फैसला कैसा है? देखिए, अभी तक तो ये फैसला कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। पहले ओवर तक ये फैसला अच्छा लगा था कि जब पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, फिर आगा खुद आए और आके उन्होंने बॉल की और एग्जीक्यूशन अच्छी रही और उनके जो है वो डेंजरस बैट्समैन को अभिषेक शर्मा को उन्होंने चलता किया। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। शाहीन का पहला ओवर जो है वो 15 का चला गया, फिर अबरार का 11 का चला गया, शादाब का ओवर पिट गया। अभी हम देखें तो उनके 82 स्कोर में से 62 रन जो है वो सिर्फ बाउंड्रीज की सूरत में उन्होंने लिए हैं। 11 चौके लगा चुके हैं, 3 छक्के लगा चुके हैं, अब 10 की प्लस की जो है वो औसत से रन बना रहे हैं। तो ये कोई अच्छा शुगर नहीं है पाकिस्तान की। आपने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान की कितना स्कोर पाकिस्तान जो है वो चेस कर पाएगा। ठीक है, पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तान जो है वो मैं समझता हूँ कि 170 जैसी क्रॉस होगा पाकिस्तान की, बियॉन्ड द लिमिट्स ये स्कोर जाना शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से वो रन बना रहे हैं इस वक्त, तो ऐसा लग रहा है कि वो 200 के करीब आराम से टोटल ले जाएंगे। अच्छा, आपके ख्याल में जो है आपको स्कोर जो है 200 के करीब जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन खैर इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स की तो पिटाई हो रही है, लेकिन देखना होगा कि अगले ओवर्स कैसे गुजरते हैं। लेकिन जन्नत आप बताइए, काफ़ी रश हमें नज़र आ रहा है, लोगों का जज्बा कैसे है? वो तो सबको पता ही है कि जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के शायकीन, भारत के शायकीन, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें लगी होती हैं। तो इस वक्त क्या माहौल देख रही हैं आप? बिल्कुल इमरान, आप तो ठीक कह रहे हैं कि जब रिवायती हरीफ टकराते हैं तो जोशो खरोश दोनों साइड्स पर दीदनी ही होता है। लेकिन अगर मैं मैच की बात करूं तो जब सलमान अली आगा आए बॉलिंग करवाने तो यहाँ पर सारे नर्वस हो गए कि भाई अब सलमान अली आगा पहला ओवर ही करवाने आ गए हैं। लेकिन जब उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया तो बिल्कुल मैं देख सकती थी, तालियां बज रही थी और पूरी उम्मीद थी कि अब तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर हालात बदले, जज्बात बदले और फिर ईशान किशन आ गए और अभी तक वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और थोड़े थोड़े मायूस चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि वो कहते हैं ना कि आखिरी गेंद तक जो है वो मैच चलता है पाकिस्तान और इंडिया का। चूंकि आप शायकीन की बात करें तो एक बहुत ही अहम पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आए हैं स्पेशली मैच देखने। स्नोकर चैंपियन रह चुके हैं मोहम्मद आसिफ। इनसे जरा मैं बात करती हूँ और जानती हूँ कि ये कितने एक्साइटेड हैं और वो जो पहली ओवर के बाद हालात बदले, जज्बात बदले, उसके बाद ये कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि हम सब बहुत एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे जब पाकिस्तान ने इमरान टॉस जीता तो यहाँ पर तालियां बज रही थी। सलमान अली आगा ने अभिषेक शर्मा को आउट किया तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैच अब पाकिस्तान के नाम है। लेकिन दोबारा हमने देखा कि जरा सूरत हाल अब मुख्तलिफ हो गई है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैं समझता हूँ कि एक ओवर में एक मैच एक प्लेयर का आउट होने से मैच बदल नहीं जाता। मैच में काफ़ी अभी है, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कम बैक करेगा और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करके ये मैच इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। मोहम्मद आसिफ साहब तो बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। मेरी कोलीग जैनब शहबाज के साथ मैं बात कर रही थी जब ईशान किशन छक्के चौके मार रहे थे तो मैं जैनब को कह रही थी कि जैनब बारिश हो जाए, 1 पॉइंट तो मिलेगा ना? मैं कह रही हूँ वल्लाह करके बारिश हो जाए। हम लोग दुआ कर रहे थे कि अब बारिश हो जाए। सिर्फ दुआ नहीं कर रहे थे, हम खाने के साथ दुआ कर रहे थे कि बारिश हो जाए। हम एंजॉय भी कर रहे थे मैच को, हमें बहुत मज़ा भी आ रहा था जब अभिषेक शर्मा गए और मैंने कहा अल्लाह की कसम अब आए जाएं। लेकिन लिटरली इमरान, यहाँ पर तालियां बज रही थी, वो इतने एक्साइटेड थे, ऐसा माहौल था कि पाकिस्तान ये मैच ले गया।
लेकिन जैनब उसके बाद क्या हुआ वो आप अहवाल आप बताएं। अब हम खामोशी के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन 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 इमरान को मैं ये कहना चाहूँगी कि आखिरी बॉल तक पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं छोड़ना चाहिए और लास्ट बॉल तक हम ये मैच देखेंगे, अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। अभी भी हम पर उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। स्कोर बड़ा होता जा रहा है लेकिन इट्स ओके, पाकिस्तानी बैटर्स को भी अब काम दिखा रहा है, लेकिन बॉलर्स का भी काम खत्म नहीं हुआ, बॉलर्स को भी अपना काम दिखाना होगा। ना एक तजियाकार हैं जो कि जिन्होंने इमरान जिनसे बात कर रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि ये 200 से ऊपर जा सकते हैं और पाकिस्तान के लिए एक टफ टारगेट ये बन सकता है। लेकिन मैं भी ये सोच रही थी कि अभी तक सिर्फ स्पिनर्स ही ओवर्स करवा रहे हैं। आप देखिए सलमान अली आगा हो गए, अबरार अहमद हो गए, इवन साइम अयूब ने भी ओवर करवाया है। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपके फेवरेट उस्मान तारिक भी ओवर करवा रहे हैं। हाँ, करवा रहे हैं और अभी चौका खा भी लिया उन्होंने। चलें, आपने वैसे जो स्पिन की आपने बात की ना कि स्पिन बॉलर जो है वो करवा रहे हैं, मेरे ख्याल में आखिर में उन्होंने बचा के रखा हुआ है ठीक है, हम आखिर में इनकी जो है हाँ 200 रन बन जाए तो आखिर में नहीं, मेरा टारगेट है 180 और 170 के करीब। मुझे लगता है कि 170 और 180 में ये टारगेट जाएगा और अब आखिर में आउट हो गया। ये आउट हुए, साइम अयूब ने आउट किया है जी, 2 आउट हो चुके हैं जी। साइम ने जी आउट कर दिया है, पाकिस्तान ने दूसरी विकेट जो है वो हासिल कर ली है। जान में जान आई है जी तमाम जो शायकीन की और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की भी जान में जान आई है। अभी हम देख रहे थे तकरीबन 60 से ज़ायद जो बाउंड्रीज की सूरत में पाकिस्तान ने स्कोर करवाया है, बट ये है कि थोड़ा सा कम बैक हमें ये देखने को मिल रहा है। तो शुएब आप क्या कहेंगे, स्पिनर्स की बात, स्पिनर ने एक और विकेट ले ली है, तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ही पाकिस्तान की बॉलिंग है और पाकिस्तान की जो स्पिन है उसके मुकाबले में हम देखें तो इंडियन बैटर्स जो हैं उनकी कमजोरी यही है कि वो स्पिन को अच्छा नहीं खेल रहे अभी वर्ल्ड कप में। ये समझता हूं कि पाकिस्तान के पास स्ट्रेंथ नहीं है इस स्क्वाड में, क्योंकि स्क्वाड जो है वो मेरिट पे सिलेक्ट ही नहीं हुआ। यहाँ पे आप किंग जैसे खिलाड़ी को जिसकी रिसेंट पास में परफॉर्मेंसेज नहीं, आप उसको एडजस्ट करने के लिए पूरी बॉलिंग को पूरी मतलब फाइनल 11 को जो है वो अपसेट कर देती है। एक खिलाड़ी को सेट करने के लिए आप पूरी स्क्वाड को जब अपसेट करेंगे फिर नतीजे ऐसे ही रहेंगे। स्कोर उन्होंने बहुत ज्यादा बना लिया है शुरू के 10 ओवर में, अभी 10 ओवर मुकम्मल भी नहीं हुए, 80 से प्लस रन है। ये जो उस्मान तारिक थे ये फियर फैक्टर थे, तो फियर फैक्टर को क्या मैच के बाद बॉलिंग करवानी है? अगर आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो है ईशान किशान फेंटा लगा रहा है तो आप उसको लेकर आ जाते, फियर फैक्टर आता, वो कम से कम विकेट ना उड़ाता तो रन तो कंटेन करता। मुझे समझ नहीं आती इस मैनेजमेंट की, मुझे समझ नहीं आती इनकी एग्जीक्यूशन की, इस तरीके से ये मैच जीतेंगे। अगर इस ग्राउंड में 180 स्कोर बन गया, पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। इन्होंने मुकम्मल जो है अब तक सिर्फ सलमान अली आगा थे जो पहला ओवर कराया, वो भी इसलिए कि वो ऑफ स्पिनर था और वहां पे लेफ्टी थे, तो वो एग्जीक्यूशन अच्छी रही। उसके बाद आप बताएं क्या एग्जीक्यूशन रही। साइम अयूब ने अब आगे विकेट ले ली लेकिन वो अपना काम तो करके चला गया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस मैच में अभी तक मुश्किल में है। अच्छा, मुश्किल में है, लेकिन देखिए ना अभी आप जैसे कि बता रहे हैं 10 ओवर्स होने को हैं, अभी तो सर 10 ओवर्स मजीद पड़े हुए हैं, फिर पाकिस्तान की बैटिंग भी है। अभी अगर देखा जाए मैच को तो पाकिस्तान की आपके ख्याल में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अब? देखिए, कंटेन करने जाएं, आप कंटेन करने नहीं जाएंगे तो फिर आप मैच नहीं जीत पाएंगे। विकेट आपको मिल नहीं रही, अब देखें दूसरी विकेट मिली है, अल्लाह करे कि आगे ब्रेक थ्रू जो है वो आपको जल्द मिल जाए। एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हो रही पाकिस्तान की, एग्जीक्यूशन जो है आप अगर इंडियन मीडिया को जा जी आप कह रहे हैं एग्जीक्यूशन जो है वो अच्छी नहीं है। जी 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 सॉरी, मैं टॉक बैक में आवाज आ रही थी, मैं समझा शायद मुझसे मुखातिब नहीं है। देखिए एग्जीक्यूशन पाकिस्तान की अच्छी नहीं है। 3-4 दिन बल्कि एक हफ्ते से आप देखें तो इंडियन मीडिया चिल्ला रहा है उस्मान तारिक उस्मान तारिक उस्मान तारिक का खौफ है। आप इंडियन टीम की जो है वो नेक्स्ट सेशन से जाके देखेंगे तो वहां पे सूर्या कुमार यादव उनका कप्तान रुक के बॉल कराने की प्रैक्टिस करवा रहा है। ऑल्दो कि अगर ये मैच पाकिस्तान हारता है तो सूर्या कुमार यादव ये स्टेटमेंट देंगे हम तो मजाक कर रहे थे, ठीक है ना, लेकिन उनके अंदर यहाँ पे फियर था। उस फियर का पाकिस्तान ने फायदा ही नहीं उठाया। 8 ओवर गुजर गए और पाकिस्तान उस्मान तारिक को नहीं लेकर आया। कब लेकर आना था? जब मैच निकल गया तो मैच तो वो ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी बेस बना ली है। इस ग्राउंड में ये बड़ा ग्राउंड है जिसने 6 ओवर में पहले मेला लूट लिया, उसके बाद वो 6 ओवर से 20वें ओवर तक यानी कि इन 14 ओवर में उसने 130-135 रन बनाने हैं। 130-135 रन बना के वो मैच जीत सकता है। अब सारा मैच आपका खड़ा होगा बाबर आजम पे जाके कि ये 180-85 का अगर टारगेट मिलता है, बाबर आजम की एग्जीक्यूशन पाकिस्तान को मैच जितवा सकती है। बाबर आजम ने अगर अपना स्ट्राइक रोटेट ना करते रहे और अगर वो डॉट बॉल जो है जिस तरीके से वो करते हैं वो खेलते रहे तो पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। जीतना है तो बाबर को, ठीक है, यानी कि बाबर पे जो है काफ़ी दबाव होगा कि वो अच्छे रन्स करें और पाकिस्तान को इस मैच में फतह दिलवाएं। लेकिन जन्नत हम देख रहे हैं कि आप बार बार अपने अकब में लगी स्क्रीन की तरफ देख रही हैं, कहीं कोई आउट हो जाए, कहीं कोई अच्छी बॉल हो जाए, तो इस वक्त लोगों का क्या माहौल देख रही हैं, क्या जज्बात है लोगों के? दूसरी विकेट भी पाकिस्तान ने हासिल कर ली है।
बिल्कुल इमरान, मैं बार बार देख रही हूँ स्क्रीन की जानिब कि मेरी नज़र लग जाए फिर से और विकटें गिरना शुरू हो जाएं, क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड हैं, सब चाहते हैं कि पाकिस्तान ये मैच अपने नाम करे। और जिस तरह से आगाज़ किया पाकिस्तान ने, तो सबको लग रहा था भाई अब तो मैच हमारे हाथ में है, लेकिन चूंकि अब सूरत हाल ज़रा डिफरेंट हो गई है। ईशान किशन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और उसके बाद तिलक वर्मा और सूर्या कुमार यादव हैं। जैसा कि यहाँ पर भी सब डिस्कस कर रहे हैं कि भारत ने ना अपनी बेस बड़ी अच्छी बना ली है। इनको चाहिए था कि पावर प्ले में ही इतना प्रेशर डेवलप कर लेते, बिल्ड कर लेते उनके ऊपर, कुछ 2-3-4 विकेटें गिर जाती तो तब ये मैच पाकिस्तान के हाथ में था। हम पहले भी बात कर रहे थे कि इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस वक्त जो पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग साइड है उसका इम्तिहान जारी है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। अब बिल्कुल जिम्मेदारी पाकिस्तानी बैटर्स के ऊपर है। बाबर आजम से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अगर मैं साहिबजादा फरहान की बात करूं या साइम अयूब की बात करूं, तो अब इनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं कि चलो बेस इतनी स्ट्रॉन्ग अगर इंडिया ने बना ली है, तो अब बारी है कि पाकिस्तानी जो बैटर है वो भी ऐसा ही परफॉर्म करें। जैनब, शहबाज और मैं तो मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं, मुसलसल इस पर बात कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। हम अब दुआएं भी कर रहे थे बारिश की, लेकिन जब आउट हुए ईशान किशन, तो हमने उस दुआ को होल्ड कर लिया थोड़ी देर के लिए कि हो सकता है भाई हम 1 पॉइंट मांग रहे हैं, हमारी किस्मत में 2 पॉइंट्स हों। लेकिन अब जन्नत मेरे ख्याल में इनको स्पिनर्स को हटा के फास्ट बॉलर्स को लाना चाहिए। और आखिर क्योंकि अभी 100 रन मेरे ख्याल में क्रॉस करने ही वाले हैं, तो अगर हम इनको इस तरह से नहीं करेंगे तो ये बड़ा स्कोर कर जाएंगे और हमारे ये जो बारिशें गिरने वाली दुआएं ना ये बढ़ जाएंगी। तो मेरे ख्याल में बारिश अभी होल्ड कर लेते हैं और मैच जीतने की दुआ करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं बाकायदा तौर पे परफॉर्म करें। विकेट्स गिरनी चाहिए थी इनकी शुरू के जितने वो डिस्कस भी कर रहे थे कि जो उस्मान है उनको बहुत लेट ओवर दिया गया। सलमान अली आगा के बाद अगर उस्मान को ले आते तो मे बी सूरत हाल ज़रा डिफरेंट होती। जो प्रेशर ये बिल्ड करना चाह रहे थे, क्योंकि बैटर्स डरे तो हुए थे और आपको पता है कितना डिस्कस कर रहे थे उस्मान को वहाँ पर। मेरे ख्याल में अब इनको फास्ट बॉलर्स जो है ना पहले ही प्लान में अपने रखने चाहिए थे। उस्मान को मेरे ख्याल में पहले 2 से 3 ओवर्स में इनको मैच दे देना चाहिए था, ताकि 2-3 विकेट्स गिरते तो हमारा कोई बात बन सकती है। ज़ैनब का ये ख्याल है, ज़ैनब का ये ख्याल है कि जी फास्ट बॉलर्स को जो है वो दोबारा से मौका दिया जाए, क्योंकि स्पिनर्स की भी पिटाई हो रही है। तो शुएब, आप ये बताइए कि अब फास्ट बॉलर्स को अब दोबारा से मौका दिया जाए। और जैसे कि लोग पहले तो हम ये कह रहे थे ना कि देखिए ना, पाकिस्तान की अगर नीदरलैंड्स की बात कर ली जाए और इसके साथ साथ दूसरे मैच की बात कर ली जाए, तो पाकिस्तान ने अपने एक दफ़ा 4 स्पिनर्स और दूसरी दफ़ा 5 स्पिनर्स खिलाए थे। और ये कहा जाता है कि जो इंडियन पिचेस है ना उसके मुकाबले में श्रीलंकन पिचेस में जो है ना वो स्पिनर्स को काफ़ी एडवांटेज होता है, लेकिन वो एडवांटेज हमें हासिल नहीं हुआ। और ये भी ख्याल किया जा रहा था शुएब कि इंडिया जो है वो पहले अपने 2 मैचेस इंडिया में खेला है, अपने होम ग्राउंड में खेला है, उनके लिए मुश्किल होगा कोलंबो में खेलना। तो लेकिन सूरत हाल तो बरक्स नजर आ रही है। देखिए, मैं इस पे कमेंट करने से पहले एक बात का एतराफ करना चाहूंगा कि जन्नत जो हैं वो बहुत अच्छा क्रिकेट पे बोल रही हैं। मैंने एक लंबे अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, मैंने बहुत कम खवातीन को देखा है जिनकी क्रिकेट पे इतनी अच्छी ग्रिप हो जिस तरीके से वो बात कर रही हैं। आपके सवाल की तरफ वापस आता हूं, तो पाकिस्तान की एग्जीक्यूशन किसी तौर पर भी अच्छी नहीं है। अगर इस टाइम हम फास्ट बॉलर्स को ले आएंगे, आपने देखा कि शाहीन का एक ही ओवर आपको 15 का पड़ गया, उस टाइम बॉल नया था, अब बॉल पुराना हो गया। पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलर इस टाइम इन्होंने स्क्वाड में डाले हुए हैं, तो अगर इन्होंने बॉल आके कराई तो पाकिस्तान जो है वो 250 से ज्यादा रन बनवा देगा। कहानी यह है कि आपका मिस्ट्री बॉलर जो है वो इब्रार है, आपका फियर फैक्टर जो है वो उस्मान तारिक है। आपने उनको अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल नहीं किया। साइम अयूब ने विकेट ली, आगा अली सलमान ने विकेट ली। ये दोनों पार्ट टाइम बॉलर हैं, ये कोई फुल टाइम बॉलर नहीं है। आप स्पेशलिस्ट के साथ जा नहीं रहे, पार्ट टाइमर से आप समझ रहे हैं कि वो आपको मैच जितवा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसी ट्रैक पे इंडिया को आप देखेंगे, उसने भी अपने 4 स्पिनर्स जो है वो मैदान में उतारे हैं। उनके स्पिनर्स, एक वर्ल्ड नंबर स्पिनर है इस टाइम जो चक्रवर्ती है, वो दुनिया का T20 रैंकिंग का नंबर 1 बॉलर है, ठीक है। उसके बाद कुलदीप यादव को आप देख लें, वो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा लिटल रहा है, ठीक है। इसकी छोटी हाइट, उसका डिफरेंट बॉलिंग स्टाइल जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल करता है। तो मेरे नजदीक पाकिस्तान बॉलिंग में तो इस टाइम आउट क्लास हो चुका हुआ है, ठीक है ना। ये रिमेनिंग के ओवर में पाकिस्तान कुछ अगर कम बैक कर ले तो बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ कि अचंबा होगा। लेकिन अब मैच खड़ा है जाके पाकिस्तान की करने के लिए बाबर आजम को अपना किरदार अदा करना होगा अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है। आपके ख्याल में जी बाबर आजम को अपना किरदार अदा करना होगा अगर ये मैच जीतना है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुएब जट हमारे साथ मौजूद थे। जैनब शहबाज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैच जी बहरहाल इस वक्त जारी है और अभी तक 10.2 ओवर्स हो चुके हैं।
97 रन्स भारत ने बना लिए हैं, उसकी सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं और ये स्कोर काफ़ी ज़्यादा है। शुएब जट का ये कहना है कि सूरत हाल जो है काफ़ी गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है और बॉलर्स को काफ़ी पिटाई हो रही है और अगर 200 स्कोर हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए इसे करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा और जो असल इम्तिहान है बॉलर्स के बाद फिर वो बैटर्स का होगा और देखना होगा। कुछ एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी जो है वो कुछ ठीक नहीं थी और उस्मान के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको पहले जो है वो फियर फैक्टर को देखते हुए उनका ओवर जो है पहले करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल मैच इस वक्त जारी है, हम भी यही दुआ करते हैं, उम्मीद भी ये रखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कम बैक करे, अच्छा परफॉर्म करे और भारत से ये मैच जीते। फिलहाल जी एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुबैना अदालत और मुमकिन अस्पताल मुंतकली का मामला इस वक्त सियासी कशीदगी का मरकज़ निगाह बना हुआ है और इस वक्त कुछ देर पहले डॉक्टर्स की एक टीम जो है वो अडयाला जेल पहुंची और उसके 5 नंबर गेट पर रुक के उन्होंने वेट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई क़यादत की जानिब से कोई रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो जाए और वहाँ पर कोई आना चाहे तो उनका इंतज़ार वो करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा नहीं पहुँच पाया। इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या खदशात हैं और क्या मुमकिनात है, बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है वकील तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब ने। फैसल चौधरी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, अब एहतजाज तो बड़ा कर रहे थे पीटीआई वाले और 3 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आज जब इमरान खान के चेकअप की बारी आई है और डॉक्टर्स की टीम एम्बुलेंस में अडयाला जेल पहुंची है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई क़यादत, कोई रहनुमा नहीं पहुंच पाया। आखिर ये इतनी कंफ्यूजन क्यों है और क्या वजह है, क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या आपने इन्फॉर्म किया, क्या आपने फैमिली को इन्फॉर्म किया कि हम आ रहे हैं या उनको दावत? अगर आप चुप करके एम्बुलेंस भेजेंगे और किसी को बुलाएंगे नहीं, किसी को इतला नहीं देंगे तो ये तो बेवकूफ़ाना बात है कि जी आप कोई आया नहीं है। ये तो गैर संजीदगी है ना हुकूमत की। हुकूमत क्योंकि कुछ छुपाना चीज़ें चाह रही है और असल सूरत हाल वाज़ेह नहीं करना चाह रही, लिहाजा ये इस किस्म के प्रोपेगेंडे जो हैं ये नहीं होने चाहिए। इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और बदकिस्मती से ये हुकूमत जो है ये इंसानी सेहत के ऊपर भी सियासत कर रही है, जो कि हर लिहाज से काबिल मजम्मत बात है, ऑब्जेक्शनेबल बात है। चौधरी साहब, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से तो अनाउंस कर दिया गया था कि गवर्नमेंट इस वक्त तैयार बैठी हुई है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, उनका प्रॉपर तिब्बी मुआयना भी होगा। क्या हुकूमती लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुतालिक आगाह नहीं किया गया? किसको आगाह किया जी? किसको फोन किया गया, किसको बुलाया गया? ये हुकूमत वाजे करे ना, और वो अगर नहीं आया तो उनका नाम लें। सर, तारिक फजल चौधरी साहब ने कल तो एक स्टेटमेंट भी दी कि गवर्नमेंट इस वक्त तैयार है और ये तमाम खबरें जो है तमाम मीडिया में भी हमने चलती हुई देखी भी हैं। तो आप ये बताएं कि क्या हुकूमत इस वक्त चीज़ों को छुपा रही है, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में मेरे अल्फाज में कोई अबहम नहीं है, मैं मुबहम बात करता नहीं। अच्छा चौधरी साहब, आज जब बैरिस्टर गौहर साहब से सवाल किया गया कि हुकूमती लेवल पर इमरान खान के इलाज से मुतालिक आपसे कोई राब्ता हुआ है, आपको एतमाद में लिया गया है, तो उन्होंने कहा है कि जी मैं इस खबर से मुतालिक कोई बात नहीं करना चाहता। आपने तो क्लियर अल्फाज में कह दिया हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया, कोई एतमाद में नहीं लिया, लेकिन बैरिस्टर गौहर इस मुतालिक बात ही नहीं करना चाहते। वो भी तो ये कह सकते थे कि एतमाद में नहीं लिया, कोई राब्ता नहीं हुआ। हलीमा बीबी का जो स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने कहा कि उनको जब कहा गया तो फैमिली और फिजिशियंस को इजाजत नहीं दी गई। ये हुकूमत ने ना किसी को राब्ता किया और ना ही कोई उन्होंने किसी को बुलाया है और ना ही फोन किया। अच्छा चौधरी साहब, आखिर हुकूमत इतनी रिलक्टेंट क्यों है आपके ख्याल में? चूंकि ये बात इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है कि इमरान खान साहब की आंख का एक मसला है और सलमान सफदर ने भी जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई उसमें भी ये बात जो है वो सामने आई है। आखिर हुकूमत अगर इनकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर देती है या शफाफ तरीके से मेडिकल बोर्ड बन के चीज़ें सामने आ जाती हैं तो इसमें हर्ज क्या है फिर? बिल्कुल हर्ज नहीं है, यही होना चाहिए। हुकूमत को बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहिए। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो फैमिली के साथ शेयर करें, उनके पर्सनल पोजीशंस के साथ शेयर करें, उनकी पार्टी के साथ शेयर करें। तो यही बात तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप क्यों इतनी ज़्यादा सीक्रेसी रख रहे हैं। और इमरान खान साहब की सेहत जो है वो अवलीन तरजीह है, उनकी सेहत ज़िंदगी जो है उससे बढ़ के तो कोई मामला नहीं हो सकता ना जी। अच्छा, दूसरी तरफ एहतजाज भी चल रहा है की ये मिस हैंडलिंग है, बैड हैंडलिंग है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि बदनीति पे जो है मबनी एक हैंडलिंग है जिसकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को तो अभी उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा
एहतजाज भी तो चल रहा है अब अपोजिशन जमातों का, पार्लियामेंट हाउस में अलग एहतजाज चल रहा है, केपी हाउस में अलग चल रहा है। आपको लगता है कि ये एहतजाज ही की वजह से हुकूमत जो है वो मजबूर हुई है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, प्रॉपर तरीके से चेकअप हो? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन जमात इतना दबाव डालने में फिर कामयाब रही है आपके ख्याल में? देखिए, ये तो सियासी सवालात है ना। गुजारिश है कि इनके क्यों जरूरत पड़ी है एहतजाज करने की? क्या एहतजाज करना जरूरी है इंसानी जिंदगी सेहत के ऊपर? इमरान खान साहब की सेहत को क्या एहतजाज के बगैर नहीं हुकूमत का फर्ज के उसको एड्रेस करें? बच्चों जगाना बात है ना हुकूमत की भी, कि यानी पहले आप 24 जनवरी को उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर उनकी कोई खैर खबर नहीं आती। अब इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक हो चुकी है, उसके बावजूद आप जो है सियासत करें। तो ये एहतजाज है, ये जो आपने क्यों मौका दिया है अपोजिशन पीटीआई जो है, वो तो उसका तो एक ही कंसर्न है, तमाम क़यादत का यही कंसर्न है, तमाम वर्कर्स का एक कंसर्न है कि इमरान खान साहब की सेहत को जो इलाज मुआवजा वो फौरी तौर पर शुरू हो, और इसी वजह से एहतजाज हो रहे हैं। और हुकूमत जो है वो अगर वो एंगेज करती, इंडल्ज करती, तो ऐसा कोई काम ना होता। चौधरी साहब, हमने देखा है माजी में बहुत से सियासतदानों को तिब्बी बुनियादों पर जो है रिलीफ मिलता रहा है। चूँकि आप कानूनी मामलात को बेहतर समझते हैं, ये बताइए कि तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान को या जमानत या रिहाई मिल सकती है? देखिए, इस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत जितनी है अक्लमंद वो कोई इस किस्म का काम करे, लेकिन उनका इलाज जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। फिलहाल तो उनकी जिंदगी और सेहत, इलाज मुआवजा जरूरी है, सियासी बातें बाद में भी हो जाएंगी। उनका रिलीज होना ना होना इस वक्त इशू नहीं है, उनकी सेहत, जिंदगी को लाहा खतरात को टैकल करना ज्यादा बड़ा इशू है। अच्छा, बनी गाला उन्हें शिफ्ट करने के हवाले से भी बात हो रही थी और बैरून मुल्क इलाज के हवाले से भी बात हो रही थी, तो आपको लगता है कि ऐसी कोई सूरत हाल निकल सकती है उनके लिए? देखिए, जहाँ पे अगर उनका पाकिस्तान में जिस इलाज, जिस हॉस्पिटल में चाहते हैं, जिस डॉक्टर से चाहते हैं, वो सहूलत दी जानी चाहिए। मेरा तो ये भी मानना है कि अगर वो बाहर से कहीं से इलाज उनका मुमकिन है तो वहाँ पे भी भेजना चाहिए। उसमें क्या अमरमान है? उनकी जिंदगी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है ना जी। बाकी बातें तो जो है वो सियासत है। तो चौधरी साहब, अगर अगर बाहर के मुल्क भी ऑफर हो जाती है तो क्या खान साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि खान साहब पहले तनकीद करते रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क से बाहर चले गए और एक डील का तासुर मिला। अगर खान साहब भी इसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर डील का तासुर मजीद मजबूत हो जाएगा आपके ख्याल में? ये तो बेवकूफ़ाना बात है ना कि इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब को जब तो सेहत को कुछ नहीं हुआ था, इमरान खान साहब की तो आँख की बिनाई चली गई है। तो ये बातें तो ऐसे ये सानवी बातें हैं, इनमें वो वजन है। डील ना हो, इशू है कि उनकी जिंदगी इंपॉर्टेंट, उस जिंदगी सेहत के लिए क्या कर रहे हैं, ज्यादा जरूरी तो वो चीज है ना जी। बाकी चीजें तो सियासी वो होती रहेंगी, सियासत तो चलती रहती है, जिंदगी सेहत पहली चीज है। मेरा तो मानना है कि हर चीज भाड़ में जाए इस वक्त, इमरान खान साहब की जिंदगी सेहत और इलाज पहले होना चाहिए। अच्छा, अब तो उनके बेटों से भी उनकी कुछ मिनट की गुफ्तगू जो है वो करवाई गई है और अब इलाज के लिए भी गवर्नमेंट तैयार है। फिर सुहेल अफरीदी की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई है और कोर कमांडर हाउस में भी हमने देखा कि एक कॉन्फ्रेंस में, एक इजलास के दौरान वो भी वहाँ पर गए हैं। तो CBM जो है वो हो रहे हैं। आपको लगता है कि अब बर्फ़ थोड़ी सी पिघलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में रास्ते हमवार होंगे? नहीं, अभी इसका इम्कान नहीं है। अभी ये ज्यादा जो है ये दास्तान गोई है, ज्यादा है। बाकी मुलाकातें हैं वो फ्रूटफुल साबित होती हैं नहीं होती हैं, उसका अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया। बच्चों से बात करवाना अच्छा एक कदम है, इसको मजीद होना चाहिए। उनको वीज़ा लगना चाहिए ताकि वो आके अपने वालिद की सेहत के लिए जो है वो मिले और उनके साथ मुलाकात भी करें। अच्छा, ये शेरतुल मरवत साहब जो हैं वो अभी दोबारा से तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई बड़ी तहरीक चलाने में नाकाम रही है। वो ये कहते हैं कि पहले जब इमरान खान की सेहत से मुतालिक पता चल गया था तो फिर 8 फरवरी का इंतजार क्यों ना किया गया और पहले एहतजाज क्यों ना शुरू किया गया। दूसरा, वो ये कहते हैं कि आप लोग अपने घर में एहतजाज कर रहे हैं, KP हाउस में एहतजाज कर रहे हैं, आप लोगों को तो 15-20 हज़ार लोग लेके आने चाहिए थे, लेकिन 400-500 से बात आगे नहीं बढ़ी। आप इसको तस्लीम करते हैं या इसका इनकार करते हैं? नहीं, मैं कमेंट नहीं करना चाहता ना, ये पॉलिटिकल कमेंट है ना। मैं इस वक्त इमरान खान साहब की हैत के अलावा किसी और बात में इंडल्ज होना नहीं चाहता।
बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये सबसे अहम मसला जो है उस वक्त इमरान खान की सेहत से मुतालिक है। सियासी मामलात पर वो गुफ्तगू नहीं करना चाहते और वो यही कह रहे थे कि हुकूमत भी इस सेहत के इशू को सियासी ना बनाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यकीनन इस पर सियासत नहीं करेगी। तो देखना होगा कि अब हुकूमत क्या फ़ैसला करती है और किस किस्म की जो तिब्बी सहूलियात हैं इमरान खान को मिलती हैं, क्या उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है या नहीं किया जाता। बाहर उनका चेकअप जो है वो हुआ है और कल सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट भी सबमिट होगी, उसके बाद कुछ मजीद क्लैरिटी भी आ जाएगी। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हालिया दिनों में अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जारी करदा एप्स्टीन फाइल्स ने एक बार फिर सजा याफ्ता जिनसे मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के आलमी रवाबित, बासर शख्सियात से ताल्लुकात और मुतनाज़ सरगर्मियों को आलमी बहस का मरकज बना दिया है। फाइलों में बरतानवी शहजादा प्रिंस एंड्रयू, साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर मारूफ नामों का जिक्र शामिल है। ताहम दस्तावेजात में किसी नए फौजदारी इल्ज़ाम का इजाफा नहीं किया गया और कई अफराद ने इल्ज़ामात की तरदीद भी की है। इसी तनाजुर में गिलाफ काबा यानी कस्बा के मुबैना टुकड़ों की तरसील से मुतालिक ईमेल्स ने मजहबी हसासियत को भी जन्म दिया है, क्योंकि ये कपड़ा काबा से मंसूब है और मुसलमानों के नज़दीक गैर मामूली तकद्दुस रखता है। अगरचे ये वाज़ेह नहीं कि मज़कूरा टुकड़े असली थे या बतौर तोहफा भेजे गए थे। दस्तावेजात का इजरा न्यूयॉर्क की जज के हुक्म पर हुआ, जिनका मौक़िफ़ था कि बेशतर नाम पहले ही मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। मजमूई तौर पर यह पेशरफ्त कानूनी एहतसाब, अवामी शफाफियत, शोहरत के खतरात और इखलाकी जिम्मेदारी जैसे सवालात को दोबारा जिंदा करती है, जहां महज नाम का जिक्र जुर्म का सबूत नहीं मगर आलमी साख और इदारा जाती एतमाद पर इसके असरात बहरहाल गहरे और दूरस्त साबित हो सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी नूर प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। प्रोफेसर साहब आपके वक्त प्रोफेसर साहब, एप्स्टीन फाइल्स ने तो दुनिया को हिला के रख दिया है और इतनी पावरफुल एलीट के इसमें नाम सामने आना और कुछ के नाम छुपा जाना आपको कितना खतरनाक लगता है, उसके क्या असरात देखते हैं आप? अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है कि आप इसकी टाइमिंग देखें। मैं इसको और तरह से देखता हूँ। लोग इसको सिर्फ देख रहे हैं कि फाइल्स हैं और इसके अंदर जिनसी स्कैंडल हैं, इसके अंदर मोलेस्टिंग है, इसके अंदर बहुत सारे हुकूमतों के कारिंदों के साबका के और मौजूदा के नाम है। लेकिन इसका जब टाइम देखते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि अमरीकी स्टैब्लिशमेंट और वो लोग जो इसके पीछे हैं, जिसके ऊपर इसराइल का नाम भी लिया जा रहा है, तो वो लोग इसको इस वक्त क्यों सामने लाए हैं? सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल में करने के लिए कि वो बिल्कुल एक लड़ाका भैंसे की तरह पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त छाए हुए हैं और वो बुलडोज किए जा रहे हैं हर चीज को। तो मुझे एक तरफ तो लगता है कि इसके पीछे जो टाइमिंग है वो सेट करके इसको किया गया और एक खास तादाद जो है 30 लाख फाइल्स हैं, अभी 25 लाख मजीद बाकी हैं। तो व्हेन एंड वेयर नीडेड की बुनियाद के ऊपर मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी चीजें जब जब जिस हुकूमत को जिस लीडर को कंट्रोल करना होगा, चीजें सामने लाई जाती रहेंगी। प्रोफेसर साहब, डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र जो है इन फाइल्स में बार बार आया है। पहले तो वो इनकार करते रहे, फिर बाद में पता चला कि वो जेफरी एप्स्टीन के तैयारे में भी सफ़र करते रहे हैं, उसके आइलैंड में भी वो गए थे। तो ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के लिए ये फाइल्स कितनी खतरनाक हैं? देखिए, बात ये है कि नाम तो बहुत सारे लोगों के आए हैं। अब इस टाइम आप किसी को बाय नेम क्या कहेंगे? आपके जो साथ वाले मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल, वो भी गए थे और वहां पे इस जेफरी एप्स्टीन की जो पार्टी थी उसके अंदर वो शामिल थे। तो जहां तक ताल्लुक है कि फ्यूचर में हुकूमत के लिए कितना ये नुकसानदेह होगा, फौरी तौर पे तो नुकसानदेह ये नहीं होगा, लेकिन हर बंदे को पता होता है कि उसके लिए क्या चीज नुकसानदेह। अगर आप बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो ऑलरेडी डील मेकर हैं, बहुत सारे लोगों को वो पैसे दे के चुप करवा चुके हैं। तो क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पर भी कोई डील कर ली जाए, लेकिन फिलहाल उनकी गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है। वो खुद कह चुके हैं कि इसको आप समझें कि ये कुछ भी नहीं है। तो प्रोफेसर साहब, इस जैसे वक्त कि मुझे यूं लगता है जैसे कि सर आप ये कह रहे हैं आने वाले टाइम में जब इलेक्शन आएगा तो उस टाइम शायद कुछ असर पड़े, लेकिन वो चूंकि दूसरी अपनी टर्म खेल रहे हैं, तो वहां पे अमेरिकन जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर 2 टर्म्स का जिक्र है। मे बी कि शायद बीच में चूंकि मुसलसल नहीं है, तो शायद कोई उस टाइम कानूनी नुक्ता सामने आ जाए कि वो तीसरी दफा इलेक्शन लड़ सकते हैं। बहरहाल उनकी जो दूसरी टर्म है उसको मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा खतरा होगा। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि 30 लाख जो है फाइल्स अभी मंजर आम पर आई हैं, 25 लाख मजीद जो है वो आनी है। अब इतना बड़ा डाटा
कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसाद का ये एजेंट था, तो आपको लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग पर्पस के लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो बनाई गई थी, इसको अरेंज किया गया था और बवक्ते ज़रूरत जो है वो इसे रिलीज़ किया जा रहा है अब? जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं बाय करता हूँ ये नज़रिया कि बहुत सारी चीज़ें आजकल के दौर में जहाँ एक-एक नुक्ता, एक-एक डाटा, एक-एक डॉट जो है, वो सँभाल के रखा जाता है और इतनी ज़्यादा फाइल्स जो हैं, उनमें से बहुत सारी चलें डुप्लिकेट हैं, बहुत सारी रेलेवेंट नहीं हैं और उसके अंदर लेकिन वो एक-एक चीज़ जो सँभाल के रखी गई है, इसका मतलब यही है कि वो मौका पड़ने के ऊपर इस्तेमाल होंगी और हर उस शख्स को जिसे राय रास्त पे रखना है या अपनी मर्ज़ी से उससे काम लेना है, वो इस्तेमाल किया जाएगा और जो इसराइली एस्टेब्लिशमेंट का और उनकी एजेंसियों का नाम लिया जाता है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि उन्होंने मौके के ऊपर आज से आने वाले वक़्तों के लिए उन्होंने प्लानिंग करके रखी होती है। दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मीडिया हाउसेस, सारा कुछ तो उनके कंट्रोल में है और ये चीज़ें 1 या 2 साल के लिए नहीं होती, आने वाले 2, 4, 5, 7, 8, 10 साल, 15 साल तक के लिए ये बनाई जाती हैं। अगर ये साज़िशें की जाती हैं, तो फिर उससे फ़ायदे उठाए जाते हैं। आप देख लें कि ये कितने साल पहले की है। डोनाल्ड ट्रंप उसके अंदर यंग नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से वो देख रहे हैं और फिर उस तरीके से इसको प्रिटेंड किया गया कि जैसे ये इन्वॉल्व हैं। तो ये दुनिया भर की सियासत के अंदर इस तरह की चीज़ें वक़्त के साथ-साथ सामने आती हैं। इससे जी। पहले भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। आपने देखी कि विकीलीक्स आई थी, पनामा लीक्स आई थी, तो जिन-जिन को उनका नुकसान हुआ, वो भी आपके सामने है बिल्कुल। और वो उस मौके के ऊपर आई कि जब वो किसी ख़ास जगह पे इलेक्शन था या किसी ख़ास शख्स को रोकना था। तो ऐसा ही बहुत यानी सारी कि ये चीज़ें पर्पसफुली जो है वो रिलीज़ की गई हैं। अच्छा ये बताइए, एक और मामला है सर, गिलाफ़े काबा जी, यानी हाँ, कस्बा के मुबैया टुकड़ों की तरसील का मामला भी आपको पता है कि मुस्लिम दुनिया में बड़ा इस पर शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं तो बार-बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि इन चीज़ों का शायद अमेरिका में इतना नुकसान ना हो, लेकिन पर्पसफुली चूँकि चीज़ें लाई जा रही हैं सामने, आगे आप देखिए अभी जो मज़ीद 25 लाख है, उनमें से भी सिलेक्टेड चीज़ें किस्तों के अंदर आएँगी। आपको मैं दोबारा फिर वहीं पे लेके जा रहा हूँ कि इससे पहले विकीलीक्स और पनामा लीक्स आई थी, बेशुमार लोगों के नाम थे, लेकिन जिसका मक्कू ठपना जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, कि जिसका बेड़ा गर्क करना है उसके लिए स्पेशल चीजें निकाली जाती हैं। तो मुस्लिम दुनिया इसके ऊपर अपने जायज जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो वो दे रही है और उनके कंसर्न भी हैं, लेकिन बहुत सारे उसके अंदर मुसलमान लीडर्स भी शामिल थे। आपको पता है ये जो अभी खाना काबा के खिलाफ की बात हो रही है, हमें नहीं पता कि वो असल है या नहीं, लेकिन प्रिटेंड ये किया गया है ताकि मुसलमान दुनिया जो है वो भी इसके ऊपर कंसर्न शो करे और उसको भी किसी न किसी खाते में इन्होंने इस्तेमाल करना है, गुस्सा दिलवा के, एंगर दिलवा के, और ये हमारा सीरियस मज़हबी कंसर्न है। अच्छा तो प्रोफेसर साहब ये बताएं, जेफरी एप्स्टीन जो है अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में जो मुर्दा हालत में पाया गया, उनकी मौत से मुतालिक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुदकुशी की है और कुछ लोगों का ख्याल है कि बहुत से लोगों के राज इनके पास मौजूद थे, इन्हें कत्ल किया गया है। अच्छा, इसके ऊपर ना अभी तक क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन अगर आप देखें कि सारे उस जगह के कैमरे बंद होना, मुहाफ़िज़ों का सो जाना या इधर-उधर हो जाना, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये मुमकिनात में से है कि उसको ख़त्म कर दिया गया हो क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोगों के मज़ीद राज़ जो हैं वो सामने ना आएँ। लेकिन चूँकि ये खुद इससे फ़ायदा उठाते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये खुद कहते थे कि ये बहुत बड़ी साजिश है और इसको मंज़र आम पे आना चाहिए और ये फाइल्स को सामने आना चाहिए। तो ये जब रिलीज़ करने के लिए इन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम के अंदर कहा और उसके नतीजे में फिर अब कोर्ट के डिसीजन के ऊपर और बाकी चीज़ें जो जब सामने आई हैं, तो यकीनी बात है कि उसके अंदर नुकसानात तो हैं। और अभी एक और चीज़ है जो गैस्लीन मैक्सवेल है, उसके ऊपर भी अगर तफ्तीश मज़ीद की जाए या इसको मामले को अगर उठा लिया जाए, तो यकीनी बात है वो भी बहुत कुछ इसके ऊपर बता सकती है, लेकिन बज़ाहिर खामोश है और कहा जा रहा है कि ये मामला बस इतना ही था। लेकिन आइंदा आने वाले टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। और रही उसके कत्ल की या मौत की बात, तो फ़िलहाल एक पुरसरार हालात की मौत है, जिसके अंदर अभी तक कोई सामने चीज़ नहीं आ सकी कि जी उसका कत्ल किया गया है या उसने खुदकुशी की है। तो मैक्सवेल की जो आपने बात की है वो तो ये कहती हैं कि मैं सच ही बोलूँगी
और उनका बयान भी कुछ दिनों में जो है वो रिकॉर्ड जो है वो होने जा रहा है। लेकिन अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और अहम मामला है कि इसमें हैरानकुन तौर पे हमने देखा जो फाइल्स रिलीज़ की गई हैं उसमें जो विक्टिम्स हैं ना, उनकी तस्वीर भी जो है वो सामने आई हैं। कुछ नीम बरना तस्वीर भी जारी हो गई और इसके साथ साथ उनके नाम जो है, उनकी डिटेल्स भी सामने आ गई। लेकिन बहुत से ऐसे ताकतवर लोग, लेकिन उनके नामों को छुपाया गया, तो इसकी क्या वजह आपको नजर आती है इसमें? अच्छा, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि एक तो ये है कि अगर ये पर्पसफुली रिकॉर्ड किया गया था, यकीनन किया गया है, मैं ये समझता हूँ, तो उनको टाइम टू टाइम, और कुछ लोगों को इसके जरिए डराया और धमकाया भी जाता है, बहुत सारे लोगों को चुप भी करवा दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां थी जो उस टाइम छोटी बच्ची थी और अब वो उनकी एज ज्यादा हो गई है, बहुत सारियों को ये कहकर चुप करवा दिया गया होगा कि हम तुम्हारे अखराजात उठा लेंगे। डील मेकर तो हैं जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर ऑलरेडी एक प्रोग्राम मैंने किया हुआ, तो वो एक बहुत बड़े डील मेकर है, उन्हें पता है कि लोगों को चुप कैसे करवाना है, या शायद इसको पैसे की ताकत समझ लें। अगर गैस्लीन मैक्सवेल इसके ऊपर कुछ बयान दे देती हैं और उसके अंदर वो कहती हैं कि फलां शख्स इन्वॉल्व है, तो वो उस मौके की शायद वाहिद जिंदा गवाह होंगी जो इस सारे मामले के अंदर खुद भी इन्वॉल्व थी। वो खुद भी क्या उसे कहते हैं, इस सारे करता धरता के अंदर इन्वॉल्व थी, वो साथ नजर आ रही हैं वीडियो के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका बयान बहुत अहमियत का हामिल होगा। अच्छा, तो इतने नाम जो इनके जिन जिन लोगों के इसमें सामने आए हैं, उनके खिलाफ तो मीडिया ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है और एक तासुर ये मिलता है कि वो उनके जराइम में बराबर के शरीक हैं। इसके इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स क्या देख रहे हैं आप? ये आने वाले टाइम के ऊपर जी, सबसे पहले तो अमरीकी सियासत और फिर जिन जिन मुल्कों के जो लोग इसमें शामिल थे और उनके जो जानशीन हैं, कई दुनिया से चले गए हैं, उनके ऊपर बहुत असरात होंगे। यकीनी बात है कि जब आप किसी का नाम लेते हैं और फिर प्रूव कर देते हैं, तो अमरीकी अदालतों को एक म्यार समझा जाता है। तो वो म्यार जब पूरी दुनिया के अंदर बता देता है कि ये लोग प्रूव्ड गिल्टी हैं या ये कसूरवार हैं या इसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो उसके कुछ कानूनी पहलू होते हैं, कुछ उसके इखलाकी पहलू होते हैं। और इखलाकी तौर पर भी अगर ये देखा जाए तो वो चीजें उस मुआशरे में भी पसंद नहीं की जाती कि जिन बच्चियों को मोलेस्ट किया गया या जिनको क्या उसको कहते हैं, इन सारे मकरूह धंधे के अंदर इस्तेमाल किया। बल्कि बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि इसके अंदर ऐसी चीजें भी शामिल हैं, जैसे आप कमेटी ऑफ 300 की या इल्यूमिनाटीज की बात करते हैं, वो कहते हैं जी इसके अंदर पुरस्रार चीजें शामिल हैं। तो बहरहाल वो तो बात की बातें हैं। फिलहाल तो ये है कि जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं, अगर वो प्रूफ्ड गिल्टी होते हैं, चाहे वो जिंदा हैं या नहीं है, यकीनी बात है कि उनके जो ममालिक हैं उसके अंदर उनकी रिप्यूट भी डैमेज होगी और इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर के ऊपर सजा भी मिल सकती है। तो जिन लोगों के साथ ये मामला हुआ है, अब तो वो इंसानी हकूक़ का ये मामला बन गया। जो विक्टिम्स जो हैं वो सामने आए हैं, पहले भी सामने आ चुके हुए हैं। तो इंसानी हकूक़ के मामले पर ये केस कितना इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? इस सारे के अंदर अगर आप इंसानी हकूक़ की बात करें, तो वो जो वेस्ट की बात हम करते हैं, वहां पर चाहे 30 साल बाद, 35 साल बाद कोई चीज सामने आए, तो वहां के लोग इंसाफ को पसंद करते हैं और इंसानी हकूक़ के ऊपर खड़े होते हैं। अगरचे बहुत सारे मामला के ऊपर वो नहीं भी खड़े होते, वहां दो अमली है, लेकिन इस मामले के ऊपर मुझे लगता है कि दुनिया भर के अंदर स्टैंडर्ड सेट होंगे और लोग और ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे कि ये फलां बंदे का इंसानी हकूक का मसला था और इसके ऊपर जो है उसके साथ ज्यादती हुई है। तो मेरा ख्याल है कि लोग भी केयरफुल होंगे और आने वाले टाइम के अंदर ये जो लोग इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं वो भी केयरफुल हो जाएंगे। मेरा तो ये ख्याल है कि इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हुई हैं, इसके ऊपर लोगों को चाहे अलामती सजा हो, लेकिन सजा मिलनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर हुसैन आलम साहब, आपने हमें वक्त दिया। और जेफरी एक बड़ा पुरस्कार किस्म का करैक्टर और एप्स्टीन फाइल्स जो कि लाखों की तादाद में मंजर आम पर आ चुके हैं, 30 लाख फाइल्स जो हैं अभी तक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि 25 लाख मजीद आएंगे और बहुत से ताकतवर एलीट यानी कि पावरफुल एलीट के नाम जो हैं इसमें सामने आए हैं। बहुत से ममालिक के सरबराह भी इसमें मौजूद हैं और सवाल तो ये पैदा होता है कि इतने साल जो है वो इसे क्यों छुपाया गया और अब मंजर आम पर क्यों लेकर आया गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।